हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वीडियो में अभी तक हमने 3 वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 4 है और आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड जितने भी बचे हुए टर्म्स हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक से आप पहले पार्ट 1 देखेंगे, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3 और उसके बाद पार्ट 4 और इस तरह से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, एक एक बात हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Magnetic properties. Students, you know very well, on the basis of magnetic properties there are many types of substances like diamagnetic, paramagnetic, या फिर आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो और एंटी फेरी, ये कुछ नाम आपने सुने हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो हम स्पेशली बात करेंगे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक एंड एज वेल एज हम फेरोमैग्नेटिक को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात ये हो जाए कि भाई ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता क्या है, कैसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है, किसको हम बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक स्टूडेंट्स आर ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट मीन्स जिनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और ऐसे सब्सटेंसेस में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर पेयर्ड। या फिर अपोजिटली मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री में ऐसी कोई स्पीसीज, ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई एटम या ऐसा कोई आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू नो, एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उनको पेयर्ड कहते हैं, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। और ये स्पिन ही रीजन है कि ऐसे सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0। तो डायमैग्नेटिक में वो सब आएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब बात करें पैरामैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, इनका मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कौन से होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0, जबकि पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ऐसा क्या हुआ कि उस सब्सटेंस में, उस स्पीसीज के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो इसके लिए आपको ये जान लेना जरूरी है स्टूडेंट्स, ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट होता है। ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। वो कैसे? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन में 2 तरह के मोशन होते हैं। एक होता है स्पिन मोशन, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह के मोशन कर रहा है, एक अपने स्पिन पे रोटेट हो रहा है, दूसरा वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये वाला राउंड वाला मोशन है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। और अपने एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे कहते हैं स्पिन मोशन। ये दोनों ही मोशन उस इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन इज एन चार्ज पार्टिकल, और जब चार्ज पार्टिकल में मोशन होता है
तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितने तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हैं? 2 टाइप्स। एक किसकी वजह से? स्पिन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे रोटेशन शो कर रहा है, इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और न्यूक्लियस के चारों ओर इसका जो मोशन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी ब्लॉक मेटल्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये नेग्लिजिबल होता है। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन इतना सरफेस पे होते हैं एटम्स के कि एक दूसरे एटम वाले इलेक्ट्रॉन आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वैल्यू कैसी हो गई? नेग्लिजिबल। तो कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट बचा फिर? ओनली स्पिन वाला। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कैसा मैग्नेटिक मोमेंट है? अब ओनली स्पिन। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कैसे स्पिन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं तो ये एक दूसरे के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 0। और इसी वजह से ऐसी स्पीसीज जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? फिर 0 होगा। लेकिन अगर किसी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट को किसी ने कैंसिल नहीं किया तो उसके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पूरी कहानी समझ में आई? डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा होता है? स्पिन वाला। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √n+2। ओके, व्हाट इज n हियर? n इज द number of unpaired electrons। उस स्पीसीज में, उस मॉलिक्यूल में, उस आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। ठीक है। यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कौन सा होगा? ओनली स्पिन वाला। कौन सा होगा? ओनली स्पिन वाला। यूनिट इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट होगी Bm, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये बोर मैग्नेटॉन कौन सी यूनिट होती है? क्या हम इसको एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली यू कैन डू दिस, बिकॉज 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर मैग्नेटॉन को कन्वर्ट किया जाए किसमें? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, देन यू कैन डू दिस। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये वैल्यू एज इट इज पूछ ली जाती है, देन यू हैव टू नो दिस एंड यू हैव टू लर्न इट। आपको पता होना चाहिए 1 Bm इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। बोर मैग्नेटॉन में ये जो वैल्यू आएगी किस फॉर्मूला से आएगी? √n+2। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है ये है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कौन से मोशन की वजह से आया? स्पिन वाले की वजह से। ठीक है। किस में मिलेगा? पैरामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में क्यों नहीं? बिकॉज डायमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे नहीं होगा। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी डायमैग्नेटिक में? 0। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है। यू नो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं स्कैंडियम+3 आयन की, स्कैंडियम ऑलवेज शोज +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यू नो वेरी वेल। अगर आपने अपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। वाई? बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल लाइक आर्गन इन +3 स्टेट। अरे भाई, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप बोलेंगे सर आर्गन,
न्यूट्रल स्टेट की बात करें तो सर 3D में 1 और 4s में 2। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट +3 स्टेट। इट मीन्स कि यहाँ पे स्कैंडियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं। डोनेट कर दिए यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन गए, सबसे पहले s वाले जाते हैं, तो अब s में 0 है इसके पास, d में भी क्या है 0। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल किसके जैसा है, आर्गन। क्या आर्गन में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं होता। क्या कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का, एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Sc+3 इज 0। फाइन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्कैंडियम +3 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर Sc+3, तो आपका आंसर होगा सर 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो स्कैंडियम +3 डायामैग्नेटिक हुआ कि पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो और भी कुछ डायामैग्नेटिक हैं, जैसे Ti+4। Ti+4 भाई टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं तो टाइटेनियम में होता है 4s2 3d2 2+2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा टाइटेनियम, तो टाइटेनियम +4 स्टेट में किसके जैसा बचेगा, आर्गन के जैसा। अगर टाइटेनियम +4 आर्गन के जैसा है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमैग्नेटिक के एग्जांपल में, तो Zn+2 जिंक +2 स्टेट में। कैसे भाई, जिंक हमेशा +2 स्टेट रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है, बिकॉज आप पहले वाले वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखा तो देख लो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। वाई, बिकॉज इट ऑब्टेन D10 कॉन्फ़िगरेशन इन +2 स्टेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है कौन से स्टेट में, +2 में। ठीक है, जिंक +2, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 और 4s2 होता है, क्या होता है 2, बट +2 स्टेट है, मतलब 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो 4s पे क्या है अभी 0। D10 का मतलब क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सबको पता है कि 5d ऑर्बिटल्स होते हैं और सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब 10 होंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो Zn+2 इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, बिल्कुल नहीं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनमें +2 स्टेट में कहीं ना कहीं D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 1 to 9 में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ पैरामैग्नेटिक की। अगर मैं स्कैंडियम से आगे बढ़ूं और मैं बात करूं टाइटेनियम +2 की, किसकी बात करें, टाइटेनियम +4 हमने पढ़ा है, लेकिन अगर कोई बोले कि टाइटेनियम +2 बताइए, तो टाइटेनियम +2 में क्या होगा भाई, टाइटेनियम में D2 और S भी क्या है 2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो D2 तो बचा ना। D में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यस और नो। टाइटेनियम +3 की बात करेंगे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अदर जो आयंस हैं उनमें कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं Cu+2 कॉपर +2 कि आपको मैग्नेटिक नेचर बतानी है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन +2 स्टेट। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, आर्गन 3d में इसके 10 होते हैं, 4s में इसके होता है 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो 4s वाला गया और एक 3d10 में से गया, तो क्या बचा 3d9 4s 0। 3d9 इट मीन्स, अरे भाई d9 अपन कैसे बनाएंगे, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल लगाते हैं, पहले सब में 1 1 1 इस तरीके से, उसके बाद पेयरिंग होगी और ये हो गए 9। ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, कैसा, अनपेयर्ड। कैसा इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर्ड। एंड यू नो इफ देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पीसीज दैट इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, इट शुड हैव इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। विच मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें, n की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे, तो 1
इंटू 1 + 2 यानी कि 3, 3 इंटू 1 कितना 3, √3 कितना आएगा √3। अरे भाई मैंने n की जगह 1 रखा, 1 + 2 ये क्या हो गया 3 हो गया, 3 इंटू 1 कितना 3, √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे √3 आएगा, और √3 की वैल्यू यहाँ पे होती है कितनी 1.73, तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन आपका आंसर होगा। सपोज दैट किसी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो n की जगह क्या रखेंगे आप 2, 2 इंटू 2 + 2 4, 4 2 जा 8 यानी कि √8 क्या आ गया √8, और √8 की वैल्यू कितनी होती है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं अपनी, कैसी वैल्यूज हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज। फाइन, जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो पॉइंट का कुछ डिफरेंस मिल सकता है, 84 की जगह 85 हो सकता है, बट अपने को कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है वो ध्यान में होनी चाहिए, कैसे आ रही है पता होना चाहिए। अगर किसी आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, आप बोलेंगे सर n की जगह 3 रखेंगे, कर लेंगे हम, है ना। 3 + 2 कितना 5, 5 3 जा 15, √15, और √15 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.87 बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह से अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू होगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी होगी 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, क्या 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे क्या इधर, नो, +2 स्टेट में तो एटलीस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सभी सब्सटेंस कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। अब एक बात यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेनी है, कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट इतना बढ़ जाता है कि उनको जब हम रखते हैं कहाँ किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो उनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एक स्पेशल कंडीशन है। ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनका खुद का परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, उन्हीं को कह देते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। आयरन के कुछ ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और यही वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। किनसे बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक में एक केस है, जब पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है तो उनको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है, ओनली स्पिन वाला। ऑर्बिटल वाला क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, यूनिट क्या आती है, बोर मैग्नेटॉन, एम्पियर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आई यहाँ पे। अब हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर डी ब्लॉक का पोर्शन कंप्लीट। कुछ यूजेस वगैरह हैं वो डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक कंप्लीट, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी वीडियो में अपने को डी ब्लॉक पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक अपना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कहीं पे, हम उसे डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनको लिगेंड्स कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, अगर मैं मेन थीम की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मेटल होता है और इस मेटल के साथ कुछ लिगेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि यहां पर मेटल बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कैसे बिहेव कर रहा है ये,
एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लिगेंड यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड। मेटल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या इस तरह के कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो मेटल है ये जनरली बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। किससे बिलोंग करता है? डी ब्लॉक से। यानी कि जनरली डी ब्लॉक की मेटल्स में ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट। और फिर कैसे कंपाउंड बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक मेटल्स, why d block metals are very suitable to form complex compounds? Why d block metals are very suitable? इतने सुटेबल क्यों है? ऐसा क्या है इनमें? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। नंबर 1, ये बॉन्ड अगर मेटल को बनाना है तो मेटल के पास कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैकेंट। बिकॉज इन दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल शेयर इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, वाइल लिगेंड की तरफ से ऐसा ऑर्बिटल आता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट। और मेटल के पास कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए? इसके लिए मेटल के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। कैसा? वैकेंट, ठीक है। एंड यू नो डी ब्लॉक मेटल्स में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। और अगर बात करें जैसे 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4th, जिसके S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 4p 4d बिल्कुल खाली है। यहाँ तक कि n-1 यानी कि 3d वो भी पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, पार्शियल फिल्ड है। मीन्स डी ब्लॉक मेटल्स हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। दैट इज वाई these metals can easily share their vacant orbital for the formation of coordinate bond, and these are very suitable to make these kind of bonds. Is that clear? Another reason behind this fact is that डी ब्लॉक मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन सकते हैं। दूसरा, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं इनके कैटाइंस की साइज स्मॉल होती है और इनका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ये तो आपने देखा ही है कि ये +7 तक, 3D सीरीज में बात करें तो Mn तो +7 तक चला जाता है। स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड हाई पॉजिटिव चार्ज, ये 2 और फैक्टर हैं जो इन्हें सुटेबल बनाते हैं कौन से कंपाउंड बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। इज दैट क्लियर? जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं CrF63-। तो यहाँ पे क्रोमियम वो मेटल है जिसके साथ फ्लोरीन, ये जो फ्लोरो हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने, पूरा चैप्टर ही इसी का है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैटर ये है कि वाई डी ब्लॉक मेटल्स आर सुटेबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो 3 रीजन बताने हैं। कितने बताने हैं? 3। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, नंबर 1। सेकेंड रीजन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज। एंड थर्ड रीजन स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा कैटायन होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स या उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तीनों क्वालिटी किसके पास है? डी ब्लॉक मेटल्स के पास हैं। क्लियर? दैट इज वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलॉय फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने एलॉयज का नाम तो सुना ही होगा। क्या होती हैं एलॉयज? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals are known as alloys। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए किसकी? कॉपर एंड जिंक, क्या बनता है इससे? ब्रास बनता है। क्या बनता है? ब्रास, जिसे अपन पीतल भी कहते हैं। कॉपर एंड टिन, कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल सबने सुना है, किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन से, ठीक है। और बात करें आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, स्पेशली इन 3 से मिलकर के बनता है स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। किससे बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये एलॉय बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। What is the reason behind this? Why D block metals are suitable to form alloys? Alloys कब अच्छा बनेगा? जिन मेटल्स को हम मिक्स कर रहे हैं
उन मेटल्स की एटॉमिक साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एंड यू नो, जब हमने एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स हमने पढ़ा है तो हमने देखा कि एटॉमिक साइज में डिफरेंसेस बहुत कम है। इसका मतलब जब एक मेटल के क्रिस्टल में से किसी दूसरी मेटल के एटम को हम वहां पे रिप्लेस करेंगे तो एटॉमिक साइज लगभग सेम होने की वजह से एलॉयज इजीली बनेंगी। सो व्हाई डी ब्लॉक मेटल्स आर स्पेशली यूज्ड टू फॉर्म एलॉयज ड्यू टू देयर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एटॉमिक साइज, या इनकी एटॉमिक साइज में डिफरेंसेस कम होते हैं तो इनके एलॉयज आसानी से बनते हैं। एलॉयज की खास बात क्या होती है? एलॉयज प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में कोरोजन के अगेंस्ट ज़्यादा रेसिस्टेंस रखते हैं, यानी कि प्योर मेटल का कोरोजन इजीली हो सकता है बट एलॉय का नहीं होगा। साथ ही साथ एलॉयज की हार्डनेस ज़्यादा होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए एलॉयज को बनाया जाता है और ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। डी ब्लॉक मेटल सुटेबल हैं। क्यों सुटेबल हैं? टेक्निकल बात यहाँ पे ये है कि इनके एटॉमिक साइज में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो जिनके एटॉमिक साइज लगभग सेम वो इजीली एलॉयज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। इसके अलावा हम बात करें क्रोम स्टील, Fe+Cr क्रोम स्टील है। जर्मन सिल्वर, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल 4:2:2 में ये होता है और इनसे मिलके बनता है जर्मन सिल्वर। काफ़ी यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं जर्मन सिल्वर के। तो ये सभी एलॉयज हैं, काफ़ी यूजफुल हैं। आपने गोल्ड भी सुना होगा, 24 कैरेट गोल्ड यानी कि प्योर गोल्ड, और जब उसमें कैरेट कम होते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? कुछ दूसरी मेटल्स उसमें मिक्स करते हैं, तो वो भी एक तरह का एलॉयज हो जाता है। 22 कैरेट की बात करें तो वो एलॉय। क्लियर? तो एलॉय फॉर्मेशन के लिए सुटेबल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सुटेबल है। अब बात करते हैं तीसरी टर्म, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक किसको बोलते हैं? जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती हैं, ये CCP या HCP इस तरह के क्रिस्टल्स बनाती हैं। एंड यू हैव स्टडीड इन सॉलिड स्टेट, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल हो उसमें कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस जरूर होता है। उस वैकेंट स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉइड्स। क्या कहते हैं? वॉइड्स। तो डी ब्लॉक मेटल्स के क्रिस्टल्स में ये जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स में कई बार स्मॉल साइज के नॉन मेटल के एटम्स जैसे कि कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके एटम्स कई बार इन वॉइड्स में आते हैं और इन वॉइड्स को फिलअप कर लेते हैं। क्या हुआ? डी ब्लॉक की प्योर मेटल है, उसका क्रिस्टल है, क्रिस्टल में वॉइड्स हैं और वॉइड्स में क्या आ गई? छोटी साइज के, स्मॉल साइज के नॉन मेटल के एटम्स आए और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन दिस गेस्ट एंड होस्ट एटम्स। यानी कि ये जो नॉन मेटल के एटम्स आए हैं, इन्होंने मेटल के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं की। केमिकल बॉन्डिंग नहीं की यानी कि किस रेशो में नॉन मेटल का एटम यहाँ पे आएगा वो रेशो फिक्स नहीं है। रेशो फिक्स नहीं है तो फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा। भाई 1 मोल मेटल में कितने हाइड्रोजन एटम्स है? दिस इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई इट इज नॉट फिक्स्ड? बिकॉज देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल। इसलिए हमने इनको कहा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला या रेशो फिक्स होता है, जैसे NaCl 1:1 है और हमेशा क्या मिलेगा? 1:1। तो NaCl कैसा कंपाउंड है? स्टोइकियोमेट्रिक। लेकिन यहाँ मेटल में कितना नॉन मेटल है ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग होती तो वैलेंसी से रेशो क्या हो जाता? फिक्स हो जाता। क्लियर है ये बात? समझ में ये बात? ठीक है। अब इनके आने से ये जो मेटल का क्रिस्टल है, इसके वैकेंट स्पेस में नॉन मेटल्स के आने से इस क्रिस्टल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो यहाँ पे हम बात करें, जब ये नॉन मेटल्स के एटम्स यहाँ आते हैं, वैकेंट स्पेस को कंप्लीट फुलफिल करते हैं, तो डेंसिटी बढ़ती है। मीन्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव मोर डेंसिटी कंपेयर देन प्योर मेटल। सेकेंड, हार्डनेस ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज ग्रेटर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकी इंक्रीज हो गई। हार्डनेस बढ़ गई,
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया और डेंसिटी बढ़ गई। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि प्योर मेटल में और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में सेम रहती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर जस्ट लाइक द प्योर मेटल। प्योर मेटल कंडक्टर है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी क्या है, कंडक्टर। वाई? क्योंकि इन्होंने आकर के इनके इलेक्ट्रॉन्स को तो डिस्टर्ब किया ही नहीं, बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट देयर इज नो बॉन्डिंग, नो केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन पहले भी मूव कर रहे थे, अभी भी मूव कर रहे हैं, बिकॉज दोनों क्या है, फिर कंडक्टर हैं, प्योर मेटल भी और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्योर मेटल के कंपैरिजन में इंटरस्टिशियल कंपाउंड में डिक्रीज हो जाती हैं, कुछ बढ़ गई। जैसे बड़ी कौन सी थी? डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट। सम प्रॉपर्टीज रिमेन सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, while some properties reduces like malleability and ductileness. Malleability and ductileness, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल में प्योर मेटल में ज़्यादा है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या है, कम है। ठीक है, तो ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ गेस्ट एटम है तो उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बोलेंगे हाइड्राइड। क्या बन गया मेटल का? हाइड्राइड। आपने क्लास 11th में जब टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पढ़ा है तो उसमें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी आपने पढ़े होंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बोरॉन है तो उसको बोलेंगे बोराइड, नाइट्रोजन है तो बोलेंगे नाइट्राइड, कार्बन है तो कार्बाइड। तो मेटल हाइड्राइड, कार्बाइड, बोराइड एंड नाइट्राइड, इनके फॉर्मूला फिक्स नहीं है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, वेरी हार्ड। कई बार तो डी ब्लॉक मेटल्स के बोराइड इतने हार्ड होते हैं कि डायमंड के जितने हार्ड हो जाते हैं। डायमंड यू नो वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो ये बोराइड की यहाँ पे हार्डनेस इतनी बढ़ जाती है, किसके जैसे? डायमंड के जैसे हार्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बात थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। ये हम डिस्कस करेंगे। चाहे तो कुछ एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? फाइन। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। अभी हम बात करेंगे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बचा है। बाकी टॉपिक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और ये अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, इनऑर्गेनिक पढ़ा, तो बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने देखी हैं जिनमें एज अ कैटलिस्ट या तो डी ब्लॉक की मेटल यूज़ हो रही है या डी ब्लॉक मेटल का कोई कंपाउंड यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऑक्साइड या कोई और कंपाउंड। जैसे हेबर प्रोसेस तो सभी जानते हैं, यस और नो? हेबर प्रोसेस क्या है भाई? N2+3S2, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या बनाते हैं इसमें? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। और यहाँ पे आपने देखा होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। आयरन यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है? एज अ कैटलिस्ट। जब आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा किसका? बेंजीन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके जब हम फिनॉल बनाते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं V2O5। क्या यूज करते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। या आपने जब एथीन का हाइड्रोजनेशन किया, क्या किया? एथीन का हाइड्रोजनेशन जब आपने पढ़ा, क्या बनाया? इथेन बनाया। क्या बनाया? इथेन। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट को यूज़ किया, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो जनरली हमने अभी तक देखा कि डी ब्लॉक मेटल्स या उनके कंपाउंड जैसे K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 है, मैग्नीज खुद एक कैटलिस्ट की तरह काम आता है, MnO2 कैटलिस्ट की तरह काम आता है। लॉट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वाई डी ब्लॉक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर वेरी सुटेबल एज अ कैटलिस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका रीजन साफ है, यहाँ पे 2 रीजन आएंगे। नंबर 1, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा है डी ब्लॉक में अपने पिछले वीडियो में कि ये डी ब्लॉक की मेटल्स अपने ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी कर सकती हैं। जैसे Fe+2 भी होता है, +3 भी होता है। Fe+2 स्टेट में भी मिलता है
Fe+3 स्टेट में मिलता है। अब आप बोलेंगे सर इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटालिटिक प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कई बार रिएक्टेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स कैटलिस्ट को दे देते हैं और कैटलिस्ट वो इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर करता है किसको? प्रोडक्ट को। या कई बार ज़रूरत पड़ने पे रिएक्टेंट कैटलिस्ट से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और फिर एट लास्ट वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट को वापस कर देता है। यानी कि अगर कैटलिस्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने चार्ज को बदल सके तो वो रिएक्टेंट की हेल्प कर सकता है और एक इंटरमीडिएट बना लेता है और वो इंटरमीडिएट लास्ट में वापस इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट में कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा। जैसे कोई रिएक्शन में Fe+2 अगर थोड़ी देर के लिए Fe+3 में कन्वर्ट होता है देन नो प्रॉब्लम, और एट लास्ट ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाए? +2 में। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब मेटल के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर पाए? वेरी कर पाए। दैट इज वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इज वन फैक्टर behind the suitability of the d block metals and their compounds as a catalyst। ठीक है, दूसरी क्या खास बात है? डी ब्लॉक मेटल्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट का काम करती हैं। सॉलिड कैटलिस्ट क्या करते हैं? अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट को ऐड करते हैं। अब रिएक्टेंट जब कैटलिस्ट के साथ ऐड होते हैं तो कोई एनर्जी, वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को रिएक्टेंट एज ए एक्टिवेशन एनर्जी यूज करते हैं और प्रोडक्ट बना पाते हैं। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिटिक मैकेनिज्म में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोनों चीज़ें। तो दो बातें क्या हैं? एक, डी ब्लॉक मेटल्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है और दूसरा, डी ब्लॉक मेटल्स अपने क्रिस्टल की सरफेस पे रिएक्टेंट को ऐड करके रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये अपनी सरफेस पे एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एज अ साइट ऑफ रिएक्शन, एज अ साइट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इनकी सरफेस पे एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे ये रिएक्टेंट को कुछ टाइम के लिए बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट्स, आयोडाइड आयन पर सल्फेट आयन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे आयोडाइड है I-, S2O8 2- क्या है हमारे पास? पर सल्फेट आयन है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये I- का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयोडाइड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये बना लेगा I2। क्या बना लेगा? I2। ये इलेक्ट्रॉन S2O8 पर सल्फेट के ऑक्सीजन को मिलेंगे। पर सल्फेट में 2 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जिन पे -1 चार्ज होता है, तो वो जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके पास -2 आ जाता है और ये पर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन समझो क्या हो रहा है। आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। पर सल्फेट में क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज होता है Fe+3। क्या यूज होता है? Fe+3। अब अगर मैं बात करूं कि Fe+3 ने इस रिएक्शन में हेल्प क्या की? रिएक्शन में क्या हो रहा है फिर से समझो। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन, पर सल्फेट का रिडक्शन, और पर सल्फेट में भी इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं? ऑक्सीजन्स को। पर सल्फेट में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 एज अ परऑक्साइड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो किस में बदल जाएंगे? ऑक्साइड में। यहाँ पे सभी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? परऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पर सल्फेट की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इस तरीके से, इस तरीके से ये पर सल्फेट होता है बच्चों S2O8। क्या है ये? S2O8। इसमें ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, इन पे -1 चार्ज है। कितना है? -1 जब ये इलेक्ट्रॉन आयोडाइड वाले मिलेंगे तो इन पे भी कितना आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये तो रिएक्शन की बात है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। हमारा टॉपिक ये है कि ये फेरिक आयन इसमें कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, एक्चुअल में ये पूरी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितने में? 2 में। पहले स्टेप में आयोडाइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं?
कैटलिस्ट के फेरिक आयन को देते हैं, जिससे फेरिक बदल जाता है फेरस में इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये आयोडाइड बदल जाता है किसमें, I2 में। ठीक है, तो आयोडाइड ने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पर सल्फेट को नहीं दिया, किसको दिया, कैटलिस्ट को दिया। अब ये कैटलिस्ट फेरिक जो है किसमें कन्वर्ट हो चुका है, फेरस में, और अगले स्टेप में ये कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं आयोडाइड से, अब ये किसको देगा, पर सल्फेट को, किसको, पर सल्फेट S2O8-2 को। ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाएगा कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा फेरिक, फेरस से वापस किस में आ गया, फेरिक में। आपको पता है कि कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होता, और पर सल्फेट का बच्चों बन गया यहां पर सल्फेट। क्या बन गया, सल्फेट। समझ आई बात। तो पता चला फेरिक ने कैसे हेल्प किया। ठीक है, यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैंने बोला है अभी, तो वो चीज आपको समझनी है कि आयोडाइड ने पहले इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फेरिक को। फेरिक किस में बदला, फेरस में। अब फेरस ने वो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, पर सल्फेट को। पर सल्फेट को किस में बदल दिया, सल्फेट में। ठीक है, तो बीच में इंटरमीडिएट का काम किसने किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करवाने में हेल्प कौन कर रहा है, कैटलिस्ट। लेकिन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये +3 और +2 दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एनसीईआरटी बुक का एज इट इज एग्जांपल है। हम लगभग एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, वो हमारी पूरी सीरीज चैप्टर वाइज जरूर देखें। ठीक है, और इसे शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने बात की कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पहला रीजन क्या बताया मैंने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि ये कैटलिस्ट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदल करके इसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई कि ये अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, देखो ये डी ब्लॉक मेटल का कोई क्रिस्टल है, इसकी सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स हैं। क्या है, एक्टिव साइट। ठीक है, और ये है भैया रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। इन रिएक्टेंट की प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आपने ये नाम सुना है, नहीं सुना है तो मैं पढ़ाऊंगा, तब पढ़ना। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके होने पर ही रिएक्टेंट रिएक्शन कर सकते हैं। अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। तो रिएक्टेंट्स को चाहिए क्या, एनर्जी। बीच में आया कैटलिस्ट, क्या आ गया, ये मेटल क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, इसने कहा भाई रिएक्टेंट यहां जुड़ जाओ, तो जब कैटलिस्ट, मेटल बोल दो या कैटलिस्ट बोल दो, डी ब्लॉक मेटल है, कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पे जब रिएक्टेंट जुड़े तो कुछ न्यू बॉन्ड बने। क्या बने, न्यू बॉन्ड। आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ जुड़ा तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी मिली रिएक्टेंट को, उन्होंने तुरंत एनर्जी ली। अब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर आ गई। बराबर आते ही रिएक्टेंट क्या कर लेंगे, रिएक्शन। पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एनर्जी नहीं थी। बाद में कहां से एनर्जी मिल गई, जब मेटल कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाया रिएक्टेंट ने तो एनर्जी निकली, उसको इन्होंने यूज कर लिया। तो ये जो एनर्जी निकल रही है बॉन्ड फॉर्मेशन से, जो रिएक्टेंट को मिल रही है, जिससे रिएक्टेंट रिएक्शन करने लायक बन गए, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कब रिलीज हुई, जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट जुड़ा। तो कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, एक्टिवेशन। क्या कर दिया, रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दिया। पहले रिएक्टेंट कैसे थे, डीएक्टिवेट। क्यों थे, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। रिएक्शन क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी थी। थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी मिली, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंची, उन्होंने रिएक्शन की तो बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जैसे ही बना, ये कैटलिस्ट की सरफेस से हो गया डिटैच। यानी कि कैटलिस्ट जैसा था स्टार्टिंग में वैसा का वैसा, लेकिन इसने अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट को जोड़ करके क्या बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया, प्रोडक्ट। तो ये डी ब्लॉक की मेटल अच्छी कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि ये अपनी सरफेस पे रिएक्शन के लिए साइट अवेलेबल करवाती है, जिससे रिएक्टेंट के जुड़ने पर इंटरमीडिएट बनता है और रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है,
जिससे रिएक्टेंट क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। एक अच्छी बात, सरफेस पे एक्टिव साइट प्रोवाइड करवाई। दूसरी अच्छी बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन करवा दी। इस वजह से डी ब्लॉक की मेटल्स द बेस्ट कैटलिस्ट होती हैं। समझ आ गई ये बात। अब अपना फाइनल टॉपिक बचा है कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो तरह का होता है, ये डिस्कस करते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डी ब्लॉक मेटल्स में हम दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझिए थोड़ा क्या होता है। देखो, एक तो लिखा होता है M+2 M0 सॉलिड, M+2 एक्वस में, M0 सॉलिड में। इसका मतलब ये है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इस रिएक्शन का। अब भाई थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज अपना काम में लेना पड़ेगा। चलिए एक प्रोसेस को समझिए। ये कोई मेटल है सॉलिड स्टेट में। कैसी मेटल है, सॉलिड स्टेट में। हमें इसको पहुंचाना है +2 एक्वस फॉर्म में। क्या वन स्टेप में पहुंच जाएगा, नहीं। सबसे पहले हमें इस सॉलिड फॉर्म से, इस सॉलिड क्रिस्टल से मेटल के एटम्स को अलग करना पड़ेगा गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में, गैसियस में। 1 मोल सॉलिड को आपने किस में कन्वर्ट किया, गैसियस में। उसके जो बॉन्ड थे उनको आपने ब्रेक किया, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो यहां पे आपको एक एनर्जी लगानी पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ